नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान या कह लीजिए एक का कानून, यह उसका सत्र 4 है जो कि जनवरी 22 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। तो आगे चलने से पहले यह दोहराया जाता है कि इस किताब में दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यही फ्री विल है जो कि उस अनंत रचयिता के द्वारा आपको दी गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें जैसे सभी सेशंस के अंदर, सभी सत्रों के अंदर रा स्वागत करते हैं, रा कहते हैं, हम रा हैं, हम तुम्हारा स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉन कहते हैं, पिछले सत्र में मैंने एक सवाल किया था, एक तो पिरामिड के आकार को लेकर और दूसरा उसमें होने वाले प्रारंभिक काम को लेकर जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। क्या यह सही वक्त है उस सवाल को पूछने का? तो रा कहते हैं, जी हाँ, यह सही समय और जगह है उस सवाल को पूछने का। अच्छा दोस्तों, रा ने कहा यह सही समय और जगह है। तो देखा जाए तो रा जिस घनत्वता में है ना, आगे जाके आपको पता चलेगा ये छठी घनत्वता में है, वहाँ पर समय और जगह अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ हैं। और इस किताब में आगे आगे चलकर आपको पता चलेगा वास्तविकता में समय और जगह कोई भी अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। और ये बहुत ही सुंदर है इसको जब आप समझोगे तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, तो क्या पिरामिड के आकार का प्रभाव उस व्यक्ति से संबंधित है जो ये प्रारंभिक कार्य करता था? तो रा कहते हैं, हमने तुम्हें पिछले सत्र में भी बताया था और जो कि तुम्हें याद भी होगा, इसके आकार का संबंध एक तो उस व्यक्ति के शरीर को तैयार करना होता था, परंतु आत्मा को तैयार करने का तरीका बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता था, क्योंकि उसमें समय और जगह का काफ़ी महत्व था। ऐसे सोच के चलना और अपने दिमाग में एक चित्र बनाना कि यदि तुम एक त्रिकोण यानी ट्राइंगल की तीनों साइड के बीच के बिंदुओं को आपस में रेखाओं से जोड़ दो, तो तुम्हें 4 बराबर के त्रिकोण उस ही त्रिकोण के अंदर दिखेंगे। और यदि तुम सबसे ऊपर से देखना शुरू करोगे तो तुम्हें एक हीरे जैसा आकार दिखेगा। यह हीरे के आकार के बिल्कुल बीच में ही वो जगह है जहां पर अनंत घनत्वताओं का या कह लो डायमेंशंस या दिशाओं से ऊर्जाएं आकर मिलती हैं, जहां किसी किसी की भी दिमाग, शरीर, आत्मा की आपस में जुड़ी हुई ऊर्जाओं को संतुलन में लाने का काम किया जाता था। यह इस तरह से बनाया गया था कि जो व्यक्ति ये इलाज का काम करे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ध्यान अवस्था में जाकर उस रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता को देख सके। यह वो दूसरा काम था जिसके लिए यह बनाया गया था। क्या हम और किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने बोला उसके लिए ना आपको, ये इन्होंने कहा ना अपने दिमाग में एक चित्र बना के चलना, तो वो चित्र कुछ इस तरीके का है। आप यहाँ देख रहे होगे अपनी आँख के आगे ये पिरामिड है। अब इस पिरामिड में आप देखो, अगर एक लाइन, अगर मतलब इस पूरे पिरामिड के ट्राइंगल को आप देखना, ठीक है, एक लाइन यहाँ उल्टी साइड के बीच में से यहाँ सीधी साइड के बीच में लाया जाए और फिर यहाँ से एक और नीचे लाया जाए और फिर यहाँ से भी एक और जाके इसको जोड़ दिया जाए, तो आप 4 ट्राइंगल देखोगे। एक ऊपर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक बीच में बन रहा है उल्टा, और एक इधर बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम देखोगे कि ये 4 हैं। फिर उन्होंने कहा जब तुम इसे ऊपर से देखना शुरू करोगे ना तो ये तुम्हें एक डायमंड के जैसा लगेगा। और यदि आप देखें, आप नोटिस करें तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो ये एक डायमंड की तरह दिख रहा है। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति ये काम करता था ना वो यहाँ कहीं बीचों बीच बैठता था। तो अब वो बीचों बीच के लिए बनाने का तरीका ये है कि इसके बीच में से भी एक लाइन खींच दो ऐसे सीधी सीधी, बिल्कुल। अब ये आपको देखने में प्योर डायमंड लगेगा। और इस डायमंड के यहाँ बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, वो व्यक्ति जो कि ध्यान अवस्था में बैठता था, अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता के साथ अपने आप को जोड़ता था और सारी ऊर्जाएं, अनंत ऊर्जाएं उसके अंदर ऊपर से प्रवाहित होती थी। और ऊपर से प्रवाहित होके जिसका इलाज किया जाता था, चाहे उसके शरीर का इलाज किया जाए, उसकी आत्मा का इलाज किया जाए, उसके दिमाग का इलाज किया जाए,
वो सारे इलाज यहीं होते थे। इसको अंग्रेज़ी में हीलिंग भी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा अभी तक कि ये जो इलाज होता था ये बीच में होता था, यहाँ पर इधर बैठ के। तो अब हम आगे चलते हैं। तो डॉन कहते हैं, अच्छा, तो इससे मुझे यह समझ में आया कि जो ये इलाज का काम करता था वो पिरामिड में नीचे नहीं बल्कि बीच में ऊपर की एक जगह थी जहाँ पर ये काम करता था। क्या ये कहना सही है? तो रा कहते हैं, हाँ, ये ठीक है। तो डॉन कहते हैं, तो क्या इसका मतलब इस जगह पर अनेक दिशाओं से ऊर्जा यहाँ इकट्ठी होती थी? क्या ये सही है? तो रा कहते हैं, नहीं भाई, ये पूरी तरह ठीक नहीं है। यहाँ अनेक नहीं, अनंत दिशाओं और घनत्वताओं से ऊर्जा इकट्ठी होती थी। तो अंग्रेजी में वो कह रहे हैं अनंत दिशाएं, यानी जितनी भी आप दिशाओं में सोच सकते हो ना, कि मतलब हमें जैसे पता है उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसके अलावा भी कई दिशाएं हैं, तो उन सभी दिशाओं से ऊर्जा यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे ना, यहाँ एकत्रित होती थी। ठीक है, अगर इसमें हम एक लाइन और लगा दें ना, तो वो जो उसकी टोपी हुआ करती थी ना, वो कुछ इस प्रकार हुआ करती थी। यहाँ पे ऐसे, ये इसकी टोपी बन गई। परंतु यहाँ पे आप एक चोंच देख रहे होगे इसके टॉप पे, ये चोंच जैसा नहीं था, यहाँ पे चोंच गायब थी। अगर हम इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे कर दें, ये वाली नहीं, रुको, ओहो, ये तो पूरी उसको ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। आप ऊपर की चोटी का ये हिस्सा ना काट देना, काट दोगे, अगर आप कागज पे बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी दिशाओं से ऊर्जाएं, चार ही जितनी भी दिशाएं हैं वहां से खिंच के यहाँ पर आएंगी, यहाँ से खिंच के नीचे जाएंगी। और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अनेक दिशाओं से नहीं आती, अनंत दिशाओं से आती है, अनंत घनत्वताओं से, यानी अनंत डायमेंशन से। अब डायमेंशन पता है किसे कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं, जैसे हमें जितनी भी चीज़ें दिखती है ना, हमें दिखती हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इन तीन चीज़ों में हमें सारी चीज़ें दिखती हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनके हिसाब से। परंतु कुछ घनत्वताएं ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं हैं पर होती हमारे आसपास ही हैं। रा भी बताएंगे आगे चल के कि तुम्हारा ये जो खाली जो स्पेस है ना, जिसके अंदर तुमने लगता है कि कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। अभी बताएंगे रा आगे। तो उन सभी दिशाओं से, उन सभी घनत्वताओं से यहाँ पर आती हैं सारी की सारी ऊर्जाएं, और जो व्यक्ति काम करता था वो बीच में बैठता था। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या पिरामिड का छोटा या बड़ा होने का कारण भी इसके काम करने में कोई प्रभाव पड़ता था? तो रा कहते हैं, यह पिरामिड के बड़े या छोटे होने पर उसके अपने केंद्र बिंदु होते हैं जहां पर यह अनंत बुद्धिमानिता का प्रवाह होता है। इसलिए एक छोटे से पिरामिड का शरीर के ऊपर और शरीर के नीचे होने से यह फर्क पड़ता है कि यह अनंत बुद्धिमानिता कहाँ से प्रवेश करेगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो व्यक्ति यहाँ बीच में होगा वो होगा तो ध्यान अवस्था में, परंतु जैसे हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं ना आलती पालती मारकर, वैसे नहीं, वो लेटा होगा यहाँ पे इधर बीच में कहीं। तो एक डायमंड उसके नीचे लगेगा, एक डायमंड उसके ऊपर लगेगा, यानी या तो, और ये काम जो होता था ना, ये होता था दिमाग के ऊपर, मतलब सर के ऊपर। तो उसका जो जो सर होगा ना, सर के ऊपर एक लगेगा, मतलब माथे की तरफ, और एक उसके सर के पीछे की तरफ वहां लगेगा, और वो यहाँ लेटेगा, और सारी ऊर्जा उसके दिमाग से होते हुए उसके शरीर के अंदर जाती थी, और उससे दूसरे व्यक्ति का इलाज होता था। तो आगे रा कहते हैं, जो व्यक्ति इस इलाज को प्रारंभ करेगा, इसके लिए उसका एक बड़े से मीनार, टावर के जैसा होना जरूरी था, ताकि यह अनंत बुद्धिमानिता की ऊर्जा अनंत दिशाओं से उसमें पूरी तरह घुस सके और उसको पूरी तरह भरकर उसी केंद्र बिंदु पर या उसी जगह पर शांति से रख सके। इस इलाज के काम के लिए जो इलाज कर रहा है और जिसका इलाज हो रहा है, दोनों का शांत अवस्था में होना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर जिसका इलाज हो रहा होगा ना, वो भी यहीं रहेगा, और जो इलाज कर रहा है वो भी यहीं रहेगा, पर दोनों का शांत रहना ज़रूरी है, और जो इलाज कर रहा है उसका ध्यान अवस्था में रहना ज़रूरी है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या ये बड़ा पिरामिड अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है या ये अब किसी काम का नहीं है? तो रा कहते हैं, हमारे भाई, बाकी पिरामिडों की तरह भी ये इमारत भी एक ऐसे हारमोनियम की तरह हो चुकी है जो अब बहुत ही बुरी
धुन निकालेगा। अब तो बस पहले की ऊर्जाओं का भूत ही रह गया इसके अंदर। इसके कारण है कि एक तो तुम्हारी धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अपनी जगह बदल चुकी है। दोस्तों, यहाँ जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है ना, ये इस सत्र के अंत में हम आपको समझाएंगे। तो वो कहते हैं, और दूसरा, जो इसका इस्तेमाल दूसरों से सहानुभूति ना रख कर किया गया, उसकी वजह से अंदर की सारी तरंगें इसके विरुद्ध हो चुकी हैं। यानी इस पिरामिड का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया गया जो दूसरों की सेवा के लिए नहीं हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया, यह अपनी सेवा के लिए उस जमाने के रॉयल एलिट्स ने अपने लिए रख लिया। उस वजह से इसके अंदर की जितनी भी तरंगे थी वो सारी अब विरुद्ध हो चुकी हैं। अब यह किसी काम का नहीं रह गया है। तो डॉन कहते हैं कि आज भी यह हो सकता है कि सही दिशा में ऐसे पिरामिड जो चीज़ें धरती पर उपलब्ध हैं उसका इस्तेमाल करके बनाए जा सके। तो रा कहते हैं, हाँ, ये तो हो सकता है, और जो सामग्री या चीज़ें हैं वो इतना गंभीर विषय नहीं है। ये उस पर निर्भर करता है जो इस इलाज के काम को करेगा, उसके अपने अंदर के अनुशासन कैसे हैं। बस सही समय, सही जगह और अंदर के अनुशासन की ज़रूरत होती है। तो डॉन कहते हैं, तो मेरा अगला सवाल यह होगा कि क्या इस धरती पर इस समय ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसा अनुशासन हो जो कि ये पिरामिड बना सकें और आपके बताए हुए दिशा निर्देशों में से इसमें ये इलाज का काम कर सकें, या ऐसा कोई भी नहीं है अभी इस धरती पर जो ऐसा कर सके। तो रा कहता है, हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कर सकें, परंतु हम तुम्हें दोबारा बताना चाहते हैं कि जो पिरामिड अभी मौजूद हैं वो तुम्हारे भूतकाल में बनाए गए थे। ये एक किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जाने वाली मशीन है। हालांकि जो अनंत किरणें उस वक्त ब्रह्मांड से आ रही थी उनकी पवित्रता को समझना ज़रूरी है। उनको ऐसे समझा जा सकता है कि ये किरणें, या कह लो ये किरणों का बहाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जागृति बढ़ती चली जाती है और विकसित होना शुरू कर देती है। अभी भी तुम्हारी धरती पर ऐसे लोग हैं जिनकी पवित्रता ऐसी ही है कि वो बिना इस तरह की मशीन के किसी का भी इस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाएं जिसकी पवित्रता ऐसी हो तो क्या आप हमें इस तरह के काम को करने की तकनीक बता सकते हैं। तो रा कहते हैं, हाँ, ये हो तो सकता है। हम इसमें शामिल करना चाहेंगे कि इस तरह का सीखना और सिखाना हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। तुम्हारे पहले के युगों या साइकिल के लोगों के दिमाग बड़े भोले और साधारण थे और ना ही उनकी सोच में कोई विभाजन था, परंतु इतने जन्म होते होते तुम्हारी धरती पर उनके दिमाग और सोच विभाजित और संकरी हो गई है। हम ये कहेंगे कि कुछ लोग अभी तुम्हारे यहाँ ऐसे हैं जिनका झुकाव सेवा या सेवा भाव का है, परंतु वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि अब उनकी सोच की दिशा पूरी सेवा भाव की हो चुकी है। इसलिए उनके अंदर इस काम को करने की गुप्त कौशल मौजूद है, परंतु उन्हें पता नहीं है। तो अगला सवाल डॉन कहते हैं, मैं बहुत चाहता हूं कि इसकी छानबीन और गहराई से करूं कि इस तरीके से इलाज किया जा सकता है, परंतु समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पहला चरण इस दिशा में कैसे और कहां होना चाहिए। तो रा कहते हैं, हम यह नहीं बता सकते कि तुम्हारे सवाल क्या होने चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि अभी तक की दी हुई जानकारियों को दोबारा समझो और जिस भी दिशा में सवाल पूछना हो तो पूछ लेना। केवल एक ही स्वास्थ्य है हमारे भाई, जिसको तुम स्वस्थ बोलते हो या कह लो स्वास्थ्य बोलते हो। अपनी विभाजित दुनिया का मतलब तुम इसे स्वास्थ्य बोलते हो अपनी विभाजित दुनिया का या वातावरण में, परंतु लोग अलग अलग होने के कारण अलग अलग तरीके से खराब हैं। इसलिए हर किसी को अपने को ठीक करने के लिए अपने अपने हिसाब से सीखना और सिखाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही है ना रा ने, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए, हम लोग माना सब एक है, माना क्या, जाना, अभी तो जानेंगे कि कैसे एक है। तो जब सब कुछ एक है परंतु हम लोग अलग अलग भी क्यों हैं ना, उसका भी कुछ, उसके भी कुछ कारण हैं जो हमें अभी आगे जाके पता चलेंगे।
और उन कारणों को जाने बिना यह समझना बहुत मुश्किल है कि हम सब एक हैं और अलग अलग भी कैसे हैं। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं और इस किताब के अंदर काफ़ी गहराई से बताई गई हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरा पहला कदम उस इंसान को ढूंढने का होगा या होना चाहिए जिसके पास इस तरह की योग्यता इस जन्म में मौजूद हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? रा कहते हैं, हाँ ये तुम सही कह रहे हो। तो डॉन कहते हैं, जब मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लूँ तो क्या आप आगे की इस प्रकार की शिक्षा दे पाएंगे? रा कहते हैं, हाँ ये तो हो सकता है। तो डॉन कहते हैं, तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति का तालमेल इस एक के ज्ञान से मिलता जुलता हो, फिर चाहे उसको इसका बेशक पूरा ज्ञान ना हो, बस उसका रहन सहन इस प्रकार का होना चाहिए। क्या मैंने ठीक समझा? तो रा कहते हैं, ये ठीक भी है और नहीं भी। ठीक ये है कि यह काम जो ये सवाल पूछ रहा है, यहाँ पर डॉन की बात कर रहे हैं, वो भी सीख सकता है। और जो ठीक नहीं है उसे ऐसे देखना चाहिए कि जिसका इलाज इस तरह से हो रहा हो सकता है कि उसका कर्म तुम्हारे समय जगह के माया जाल में इस एक के ज्ञान से ना मिलता हो, परंतु वो वह तरीका सीख चुका हो कि ये अनंत बुद्धिमानी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, फिर वो चाहे किसी भी जगह का हो। तो दोस्तों यहाँ पर पता है बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि हो सकता है किसी व्यक्ति का कर्म उस तरीके का ना हो, परंतु उसके अंदर ये वाली जो ताकतें हैं, जो हीलिंग की, जो जिन्हें पावर्स कहा जाता है, ये बचपन से ही उनके अंदर हो, परंतु उन्होंने निकाली ना हो, उन्हें पता नहीं चल सकता। ये कभी कभी किसी के साथ हो जाता है कि हाँ उनकी अचानक से एकदम से निकल के आ जाती है। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और कही कि सीखने को तो जो डॉन जो इस किताब का सवाल करता है वो भी सीख सकता है वो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डॉन इसलिए भी नहीं, अभी देखना आगे आप देखना वो कहेंगे कि डॉन इसलिए नहीं सीख सकता क्योंकि उसका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेशन और ये साइंस टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों में ज़्यादा है उसका, उसका अध्यात्म की तरफ कम है क्योंकि वो सवाल करता है। इस वजह से अध्यात्म की साइड में जिम और कार्ला उनका ज़्यादा झुकाव था, तो इस वजह से यहाँ पर रा ने ऐसा बोला। तो फिर आगे डॉन कहते हैं, मैं इस बात से भ्रमित हो गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद आधा ही समझ में आया है, क्या आप इसे किसी और तरीके से बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ तुम जैसा चाहो हम तुम्हें वैसे ही बता सकते हैं, चलो थोड़ा छोटा करके बताते हैं। इस तरह के इलाज का काम दो तरीके के व्यक्ति कर सकते हैं। एक तो वो व्यक्ति तुम खुद हो जिसकी इच्छा एक के ज्ञान को दूसरों को देने की है, परंतु तुम ये करोगे नहीं। दोस्तों देखो यहाँ पे रा ने पता है क्यों बोला कि तुम करोगे नहीं, क्योंकि वास्तविकता में डॉन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ मतलब इच्छा नहीं थी उसको जानने की। वो तो बस ये जानना चाहता था कि मुझे इस एक का ज्ञान को जानना है, मेरे को ये सारी जितनी भी सूचनाएं हैं जानकारियां बस ये प्राप्त करनी है। तो मतलब खोजी तो था, परंतु इसका इस साइड में झुकाव नहीं था कि भाई इस ज्ञान को सीख के मैं दूसरों का इलाज करने लग जाऊं। उसको सवाल जवाब करना बहुत पसंद था। तो फिर आगे रा कहते हैं, और दूसरे व्यक्ति वो जिनके दिमाग में जानबूझकर ये एक का ज्ञान है तो नहीं या सीखना नहीं चाहते, परंतु किसी तरह से उन्होंने अपने अंदर के चैनल को जाने अनजाने खोल लिया है और जानते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ये जो चैनल का काम बोल रहे हैं ना, आपने कभी कभी शायद कहीं कहीं सुना भी होगा, इस धरती पे कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि कुछ लोग ना उनकी ये ना जाने अनजाने जागृत हो जाती है। अब आप इसे कुंडलिनी कह लो या कुछ भी कह लो, हालांकि कुंडलिनी का भी इसमें आगे बताया गया है। तो वो कहते हैं कि ये अपने आप ही जागृत हो जाती है और उन वो ना चाहकर भी ना दूसरों का इलाज बस छू के ही कर देते हैं। कितने उदाहरण हमारे सामने हैं, हमारे सामने साईं बाबा का उदाहरण है, हमारे सामने नानक जी का उदाहरण है, हमारे सामने भगवान राम का उदाहरण है कि टच किया और हो गया। तो उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे बताने की बात कर रहे हैं कि कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि ये जागृति हो जाए। हालांकि ये जो उदाहरण अभी हमने बोले ना, जैसे नानक जी, हमारे साईं जी और क्या कहते हैं भगवान राम, इन केसेस में अगर आप देखोगे ना उन्होंने सबने ध्यान अवस्था में जाकर इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। बट इस केस में ये कभी कभी कुंडलिनी किसी की जागृत हो जाती है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं।
हालांकि दोस्तों हम यहाँ पर कुछ हम पहले ही बताना चाह रहे हैं कि हम किसी एक तरीके के धर्म, जाति या विशेष उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक के ज्ञान की बात हो रही है, और ये एक का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो ये जहाँ जहाँ आपको, आप अपने हिसाब से इसको जैसा देखना चाहें वैसा देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी विशेष के हों। आगे राय ये कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको बिना शिक्षा के इस तरीके का इलाज करना आता है। एक और रोचक बात यह है कि जिनकी जिंदगी उनके कर्म से मेल नहीं खाती है, यदि उनके ऐसे चैनल खुल जाएं कि अनंत बुद्धिमानी की तरंगे उनके अंदर बहने लगे, तो वो उल्टा अंदर से परेशान होकर टूटने लगते हैं और अपने अंदर ही एक अजीब सा डर और उलझन पैदा कर लेते हैं, और हो सकता है इस इलाज को करना ही बंद कर दें। इसलिए जो हमने पहले की सोच के व्यक्ति के बात बताए थे, जो दूसरों की मदद करने की सोच रखते हों, उन्हीं को ये अपनी सोच, शब्द और कर्म से सीखना चाहिए, क्योंकि वो ही इस काम को दूसरों की सेवा के लिए कर सकते हैं। दोस्तों पता है आपको, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि यदि किसी के चैनल खुल जाएं, एक तरीके से चैनल ही होता है ये, कुंडलिनी खुल गई अगर किसी की, जाने अनजाने, उसने तैयार तो किया नहीं अपने शरीर को, कुछ भी नहीं किया शरीर के ऊपर काम, ना ध्यान अवस्था में जाके किया, परंतु किसी तरीके से उसकी ये हो गई, तो आपने देखा होगा उसे स्किज़ोफ्रेनिया, आपने एक प्रॉब्लम सुनी होगी स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, उसकी जो रियलिटी है ना वो स्प्लिट कर जाती है, मतलब एकदम बिखर जाती है उसकी 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 जो, वो पता नहीं किसी और ही दिशा में से निकाल निकाल के चीज़ें ला रहा होता है। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है, लोग पहुंच जाते हैं, अरे वाह लगता है ये तो इनके ऊपर कोई माता आ गई है, ये आ गई है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग उनसे पूछने के लिए चले जाते हैं। तो उस केस में ये ही हो रहा होता है। हालांकि इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोल दिया जाता है, ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, ये है कुंडलिनी की जागृति हो जाना किसी की। अब उसमें कहाँ से वो क्या कहते हैं जानकारी प्राप्त कर रहा है, ये एक बाद का विषय है, जो अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए तो जो ये जो जानकारियां आती हैं, ये आती कहाँ से हैं, ये भी आपको जानकारी इस किताब में आगे आगे मिलेगी। तो आगे डॉन कहते हैं, तो क्या आप हमें इस तरह से इलाज के तरीकों को सिखा सकते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ ये हो सकता है, हम तुम्हें सिखा सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, तो क्या आप हमें सिखाएंगे? तो रा कहते हैं, हाँ हम ज़रूर सिखाएंगे अगर तुम सीखना चाहोगे तो। अगला सवाल डॉन करते हैं, हमें नहीं पता कि इसको सीखने में कितना समय लगेगा और आप क्या और कैसे बताएंगे। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या होगा? मुझे नहीं पता है कि इस वक्त मैं इससे जुड़े क्या सवाल पूछूं। तो रा कहते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम इस तरह की जानकारी चाहते हो, परंतु शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। हम तुम्हें इसे संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिमाग को अपने आप को जानना होता है, ये सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है। यदि ये कर लिया तो समझ लो कि सबसे बड़ा काम तो कर लिया, क्योंकि चेतना या जागृति ही सबसे सूक्ष्म है इस एक के ज्ञान को समझने के लिए। दूसरा हिस्सा शरीर के अनुशासन को लेकर है। जिस तरह की किरणें इस समय पर ब्रह्मांड से तुम्हारे ग्रह पर आ रही हैं, उसके लिए एक अनुशासन की ज़रूरत होती है कि तुम प्रेम और बुद्धिमानी, ज्ञान के संतुलन का इस्तेमाल करते हुए शरीर को प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल करो। और तीसरा हिस्सा आत्मा को लेकर है। इसके लिए पहले की समझी हुई दोनों बातों का इस्तेमाल करते हुए ध्यान अवस्था में उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क बना लो। तो दोस्तों यहाँ जो बात हो रही है ना, यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि पहले तो दिमाग को समझना होता है, उसके बाद अपने शरीर को समझना होता है, फिर जाके अपनी आत्मा के ऊपर समझना होता है। तो ये तीन तरीके के माया जाल हैं ये अपने आप में। अच्छा, इसे माया जाल क्यों कहते हैं ना, ये भी आपको समझ में आएगा। आपने बहुत सुना होगा, हम लोग भी सुनते थे बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से, अरे बेटे सब मोह माया है, और बोल के वो तो चले जाते थे और हम बैठ के यूँ सोचते रहते थे मोह माया, अरे छोड़ना यार, किस बात की मोह माया, निकल आगे, यहाँ पे इतनी अच्छी पिक्चर आ रही है, अंदाज अपना अपना क्राइम मास्टर गोगो अपना खेल दिखा रहा है, हम वो देखेंगे। तो खैर उस टाइम पे यार जो था वो था, अभी इसके ऊपर ही देखते हैं, आगे आपको और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो डॉन कहते हैं, शायद मुझे पहले वाली बात को कैसे करते हैं उसका अंदाज़ा है, परंतु अगले दो समझना मुश्किल है। क्या आप अगले दोनों हिस्से थोड़ा खोलकर समझा सकते हैं? तो रा कहते हैं, ठीक है,
अपने शरीर को सोचना, जितना अंदर तक सोच सको और जितना उसकी घनत्वता में सोच सको, वहां से ये देखना या सोचना शुरू करो कि ऊर्जा का बहाव कहाँ से और कैसे हो रहा है। उसकी वजह से शरीर में निरंतर ऊर्जा रहती है। इसको समझना कि सभी प्राकृतिक काम शरीर के ठोस कर्म से हल्के कर्म या फिर ज़्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर बदलते हुए जाते हैं। ये दूसरे काम का संक्षेप है। तीसरे के लिए ऐसे सोचना, एक चुंबक कैसे काम करती है। इसके दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी और एक उत्तरी, यानी एक नीचे से ऊपर जाता है और दूसरा ऊपर से नीचे आता है। आत्मा की तड़प या इच्छा ये होती है कि वो उसके अंदर से नीचे से आती हुई ऊर्जा को ऊपर से नीचे आती हुई ऊर्जा के साथ, उस जिसको अनंत बुद्धिमान ऊर्जा बोलते हैं, उसके बीच में मिलाना। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो दिमाग, शरीर और आत्मा में पूरा संतुलन बन जाता है। ये था तीसरे हिस्से का संक्षेप। अच्छा दोस्तों, ये जो बात बताई ना यहाँ पे रा ने, सच बताएं तो पहली बार में हमें भी नहीं समझ में आया था। हमारा पूरा दिमाग घूम गया था कि क्या चल रही है, कौन सी ऊर्जा किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि हम नए नए थे उस टाइम पर। आज से हम 8 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। तो हमें समझ नहीं आया था कि क्या है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जाके इसकी जानकारी लेने की कोशिश की कि भाई ये होता है तो होता कैसे है। तो पता चला कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में बैठता है या लेट के ध्यान अवस्था में, दोनों उसकी इच्छाएं वो कैसे करना चाहे, तो होता क्या है ना, ये जो ऊर्जाएं होती है ना, ये पैरों से घुसती हैं, घुसते 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 ऊपर जाती हैं और सर की तरफ जाके फव्वारे की तरह फिर से बाहर निकलती हैं, फिर से चारों तरफ उसके आगे गोला सा बना लेती हैं। अंग्रेजी में से टोरस बोला जाता है। तो वो गोला सा बना लेती हैं, फिर नीचे से दोबारा घुसती हैं, फिर ऊपर ऊपर जाती हैं। इसी तरीके से कुछ ऊर्जाएं ऊपर से भी नीचे 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 आती हैं और नीचे 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 आते 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 गोला बनाते हुए फिर दोबारा ऊपर से निकल जाती हैं। तो एक इस तरीके का एक वो बना देती हैं, एक ऊर्जा का गोला बना देती हैं एक व्यक्ति के आसपास, कि उस ऊर्जा के गोले में, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि पहले के ज़माने में जैसे जो लोग क्या कहते हैं साधना किया करते थे, ये सब किया करते थे, तो उनके ना चारों ओर एक गोला बन जाता था। और वो जो गोला बन जाता था ना, वो ऊर्जा का गोला होता था। आप वैसे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं वो, लेकिन यदि आप उसके आसपास भी गए ना तो आपको करंट लग जाएगा एकदम से बड़ी तेज। आपको याद होगा रामायण में रावण आया था सीता हरने, परंतु लक्ष्मण ने क्या किया था, लक्ष्मण ने किया था एक गोला घेरा बना दिया और उसने कहा था भाभी कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना, तब तक मैं भैया को देखने जा रहा हूं। रावण ने क्या किया, रावण जैसे ही आया उसको लगा वहां से करंट, तो रावण को पता चल गया ओहो यहां पर तो ये वाला घेरा बना रखा है। इसलिए रावण ने छल से माया का इस्तेमाल करके सीता को बाहर बुलाया कि तू इससे बाहर आ, तभी हर पाऊंगा मैं तेरे को। और ये जो रामायण में जितनी चीज़ें बताई गई हैं ना, आप काफ़ी चीज़ें जब इस किताब के अंदर देखोगे ना आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, ये तो सारा एक का ही ज्ञान है, रावण भी है और राम भी है, बस इस केस में रा है। ठीक है, खैर जो भी है आगे चलते हैं। तो डॉन कहते हैं इसका मतलब इस काम को करने के लिए क्या कुछ अलग तरीके से अभ्यास की जरूरत है। तो रा कहते हैं अभी हम तुम्हारे बीच में नहीं जन्मे हैं, इसलिए केवल बता सकते हैं परंतु करके दिखा नहीं सकते, यही हमारी बाधा है। हालांकि इसके कुछ अलग तरीके के अभ्यास हैं जो हम तुम्हें सीख और सिखा सकते हैं। हम तुम्हें दोबारा बताना चाहेंगे कि ये इलाज की प्रक्रिया तो केवल एक हिस्सा है एक के ज्ञान का। एक के ज्ञान का होने के लिए यह जरूरी नहीं कि ये इलाज करो या कुछ प्रदर्शन करके दिखाओ। इस ज्ञान को जानकर बस इतना इसका अभ्यास करना होता है। क्या इस सत्र को खत्म करने से पहले कोई और एक दो सवाल हैं तुम्हारे? तो डॉन कहते हैं मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य इस एक के ज्ञान को जानने का है और ये काफ़ी मददगार होगा कि अगर हम ये इलाज करने के तरीके को भी सीख पाएं। हमें आभास है कि आपकी इस दिक्कत का कि आप हमारी आज़ादी का उल्लंघन ना करें। क्या आप एक के ज्ञान की और ये इलाज के ज्ञान की परिभाषा बता सकते हैं? तो रा कहते हैं एक का ज्ञान या एक का तरीका या एक का कानून, हालांकि इसको किसी भी तरह के शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, परंतु इसको एक ही तरीके से बताया जा सकता है कि सब चीज़ें एक हैं, कोई भी विभाजन नहीं है।
कुछ भी सही और गलत नहीं है, कोई भी दुख और दर्द नहीं है, बस पहचान है। सब कुछ एक है, वो एक प्रेम रोशनी है और रोशनी प्रेम है, एक अनंत रचयिता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि सब कुछ एक है, कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा जो इसका कर्मकांड है वो होता है पहचान की वजह से। यदि किसी भी तरीके की पहचान है तो ये दुख दर्द और ये सही गलत और ये विभाजन बना रहेगा। और क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ प्रेम और रोशनी से बना है और सब कुछ अनंत रचयिता है, और वो कैसे है अभी इस किताब में आप आगे देखना। बहुत बहुत ज़बरदस्त मतलब बातें बताई हैं रा ने इसमें। तो आगे रा कहते हैं, ये इलाज करना केवल एक के ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। ये तब होता है जब दिमाग शरीर आत्मा अपने अंदर जाकर अपने आप को जान ले और देख ले कि सब एक है, मतलब कोई सुख और दुख नहीं है, किसी तरह के का दोष नहीं है, सब कुछ पूरा है, एक है और बिल्कुल सही है। इसलिए यह अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता इस दिमाग शरीर आत्मा के ज्ञान से ही एक मायाजाल बुन देती है, जिसको तुम दिमाग शरीर आत्मा बोलते हो, जो एक का ज्ञान ही है। इलाज करने वाला तो केवल एक माध्यम है इस काम का। एक रोचक बात यह है कि इस काम को करने वाले को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यह एक उत्तरदायित्व है, जिसको वो मांगने मिलने से पहले सोच ले कि क्या वो इसे करना चाहता है। ये एक गर्व, सम्मान और कर्तव्य है, जिसको अपनी इच्छा की आज़ादी से सोच कर ही मांगे। दोस्तों ये जो पार्ट इन्होंने बोला है ना यहाँ पे, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये गर्व, सम्मान और कर्तव्य है, जिसको अपनी आज़ादी की इच्छा से ही सोच कर मांगे। मतलब यदि आप एक का ज्ञान लेते हो, उसके बाद आप क्या कर्म करते हो इस एक के ज्ञान को लेकर, यह आपके ऊपर है। तभी रा ने हर सेशन के अंदर, हर सत्र के अंदर ये बोला है। इवन इस किताब के सबसे पहले पार्ट में भी ये बोल दिया था कि देखो इसमें हम जो भी तुम्हें वो दे रहे हैं ना, जो जानकारियाँ जो सूचनाएं दे रहे हैं ना, हम तुम्हें पहले ही बता रहे हैं, तुम इन्हें मान भी सकते हो, जान भी सकते हो, नज़रअंदाज भी कर सकते हो और सिरे से खारिज भी कर सकते हो। हम ये सारा कुछ तुम्हारी आज़ादी पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी अनंत रचयिता की दी हुई है तुम्हें। तो राह भी इस पूरी किताब में आप देखोगे, रा ने कहीं पर भी आज़ादी का उल्लंघन नहीं किया किसी की। कई जगहों पर आपको दिखेगा कि डॉन ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जहां पे डॉन को तो नहीं पता कि उसकी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, पर रा को पता है कि हाँ उसकी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है। और इस किताब को पढ़ते पढ़ते अंत तक पहुंचते पहुंचते एक जो परम ज्ञान आप सीखोगे ना, वो है आज़ादी का कानून। और ये आज़ादी का कानून ब्रह्मांड में कैसे काम करता है ना, आपको समझ में आएगा। और एक बार ये ज्ञान आपके हाथ लग गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस माया जाल को कैसे खेला जाता है, और ये माया जाल है तो क्यों है और कैसे है। खैर दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि इस सत्र के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि ऊर्जाएं चलती कैसे हैं, तो अब हम उस पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी आंखों के सामने ये एक धरती की तस्वीर है, ठीक है, हमारे इस पूरे ग्रह की। आप इसमें देख रहे हो यहाँ चारों ओर ऊर्जा ऊपर से नीचे भी जा रही है, नीचे से ऊपर भी जा रही है, और जाके बाहर निकलती है, गोला बनाती है और इसके अंदर आती है। आप इधर से देखोगे सीधे हाथ से, तो सीधे हाथ से ऐसे जाएगी और ऐसे भी आएगी, और ऊपर से नीचे भी जाएगी और फिर ऐसे भी आएगी, और इस मतलब उल्टी साइड में भी निकलेगी, सीधे साइड में भी निकलेगी, अर्थ के चारों ओर एक गोला सा बना देती है। और आप यकीन, यहाँ पर जो रा कह रहे हैं ना, रा ये कह रहे हैं ये तो अर्थ के तो है ही है, ये हर व्यक्ति, हर जानवर, हर पेड़ पौधा, हर कंकड़ सबके आसपास है, सबके अंदर है ये वाली, ये जो बनी हुई है। और जो माया जाल है ना, वो सारा इसी का खेल है। अब जैसे जैसे हम इन सत्रों में आगे बढ़ेंगे, आप इस पूरे ज्ञान को और अच्छे से समझ पाओगे। परंतु आपने एक चीज़ हम दोबारा बोलेंगे, रा ने एक सत्र के अंदर, इसी सत्र के अंदर ये कहा था कि पहले के ज़माने में ये ऊर्जाएं हम लोगों को संतुलन में लाने के लिए, ये जो इसकी भूमध्य रेखा है ना, आप इसको भूमध्य रेखा मान लो, ये जो पूरी इसकी चारों ओर है, ये जो चारों ओर है,
कह रहे हमने इसके ऊपर जगह जगह पिरामिड लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया, लगाते लगाते पूरी रिंग सी बना दी पूरे इस ग्रह के ऊपर। वो इसलिए बनानी पड़ी क्यों, ताकि इसका संतुलन बना रहे, क्योंकि ये सारी ऊर्जाएं ये दिखती दिखती नहीं है ये। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यदि आप आंखें मूंदोगे तो आपको वो छोटे छोटे से कण से नजर आने शुरू हो जाएंगी ऊर्जा के, परंतु एकदम से गायब हो जाते हैं। परंतु वो चारों तरफ होते हैं, आपके भी, हर व्यक्ति के, और इस धरती के भी, सबके। हम सब के मिला के इस धरती के बनते हैं। इस धरती पे जो जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब की ऊर्जाएं मिला के धरती की बनती हैं। ऐसे होता है ये। तो खैर, इस सत्र को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसा कि राह कहते हैं कि अब हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने। धन्यवाद।